अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र में किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? कोई विद्युत क्षेत्र है मान लीजिए, और उस तल से जो है कितना विद्युत बल रेखा जो है अभिलंबवत गुजरेगा। मान लीजिए ये विद्युत तल है, इससे कितना अभिलंबवत जो है विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, उसी को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र में किसी तल से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एरिया। किसी एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जो है क्रॉस करेगा, वो भी परपेंडिकुलर, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को साई से डिनोट करते हैं। तो छोटे से एरिया के लिए ले रहे हैं तो डी सा इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। मान लीजिए ये पूरा है, इस ये डी ए ले रहे हैं, इस छोटे से एरिया के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी सा इक्वल्स टू क्या है? डी ए, ये डी ए और ई, तो ई इंटू डी ए। जब दो वेक्टर प्रोडक्ट जो है इक्वल होता है तो उसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर जो है अगर वो इक्वल होता है तो उसका हम लोग स्केलर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो क्या आता है? ई कॉस थीटा इंटू डी ए। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे? पूरा सरफेस के लिए निकालेंगे, पूरा सरफेस एरिया के लिए निकालेंगे, पूरे के लिए निकालेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? सा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल सा इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रल ई इंटू कॉस थीटा इंटू डी ए। तो ये निकल जाएगा क्या? ई कॉस थीटा इंटू डी ए। और एस क्या है? सरफेस इंटीग्रल। एस को बोलते हैं हम लोग सरफेस इंटीग्रल। तो क्या हुआ? विद्युत फ्लक्स हम लोग समझ गए कि विद्युत क्षेत्र में कोई तल से कितना अभिलंबवत विद्युत बल रेखा गुजर सकती है, उसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर होता है इसका विद्युत फ्लक्स का एसआई यूनिट। अब हम लोग समझेंगे गॉस थ्योरम। हम लोग क्या समझ गए? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। अब हम लोग गॉस थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। कभी कभी ये 2 नंबर में ये विद्युत फ्लक्स भी पूछ लिया जाता है इस तरह से। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम होता क्या है? देखिए पहले हम इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद फिर समझाएंगे। गॉस थ्योरम क्या होता है? गॉस थ्योरम विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जहां ε0 मुक्त आकाश की परावैद्यता है। तो क्या है? इसका डेफिनेशन हो गया कि कोई बंद फ्लक्स जो है कोई बंद विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो है तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ε0 क्या होता है? मुक्त आकाश की परावैद्यता, मतलब फ्री स्पेस का जो है परमिटिविटी होता है। क्या होता है? ε0 फ्री स्पेस की परमिटिविटी होता है। तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे। अब इसका हम लोग देखते हैं, इसका डेरिवेशन समझते हैं। मान लीजिए ये फिगर है, इस फिगर को हम पहले समझाते हैं। मान लिया कि किसी बंद तल S के भीतर O बिंदु पर प्लस Q आवेश है। मान लीजिए कि ये कोई बंद तल है, यहाँ पे एक बिंदु पर ये जो है प्लस Q आवेश है, जिसको O बिंदु जो है O पे प्लस Q आवेश स्थित है। और इस तल पर बहुत ही छोटे क्षेत्र DA पर किसी बिंदु P की O से दूरी R है। मान लीजिए इस सरफेस एरिया पे एक छोटा सा एरिया हम लोग लेते हैं जिसको कि DA बोलते हैं। इससे यहाँ पे जो है बिंदु P से O की दूरी जो है R है, ठीक है, R है। अतः P बिंदु पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का परिणाम। P बिंदु पर जो है Q आवेश के कारण, इस आवेश के कारण इस पे जो है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो
ई है, ठीक है, ई मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या है, ई है। हम लोग जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे तो हम बताए थे कि कोई भी आवेश के कारण जब किसी बिंदु पर कोई बल का अनुभव होता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पे उसका कितना ई मान लिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ठीक है। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पढ़े थे डेफिनेशन, ई इक्वल्स टू क्या होता है एफ बाई क्यू, तो वो निकाले थे हम लोग कि ई इक्वल्स टू क्या होता है 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। अब यदि क्षेत्र डी ए पर पी से बाहर की ओर खींचा गया अभिलंब पी एन क्षेत्र ई की दिशा ओ पी के साथ थीटा कोण बनाती है। अब मान लीजिए कि ये जो है खींचा गया अभिलंब जो है बिंदु पी से खींचा गया अभिलंब एन जो है ई के साथ जो है थीटा कोण बनाता है। तो फिर हम लोग वो इस जो है स्केलर प्रोडक्ट से, जो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट से हम लोग जो निकाले थे ई कॉस थीटा, वो आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग विद्युत फ्लक्स पढ़े थे। विद्युत फ्लक्स में क्या पढ़े थे कि डी सा इक्वल्स टू होता है ई कॉस थीटा इंटू डी ए, ये हम लोग पढ़े थे। अब ई का वैल्यू हम यहाँ पे जो निकाले हैं वो पुट करेंगे, इक्वेशन 1 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे विद्युत फ्लक्स वाला फॉर्मूला में। तो ई के जगह पे 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू डी ए रह गया, ठीक है। अब इसको 1/4πε0 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब 1/4πε0 तो मतलब रह गया और ये क्यू सॉरी यहाँ पे क्यू बाय 4πε0 तो बाहर आ गया और ये जो है ब्रैकेट में क्या रह गया डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू बाय 4πε0 तो ये रह ही गया, लेकिन डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया डी ओमेगा। अब डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा होता है जब कोई बंद सरफेस का जब हम लोग जो है कोण निकालते हैं, ठोस कोण जिसको कहते हैं सॉलिड एंगल का जो है मान ही को डिनोट करते हैं हम लोग डी ओमेगा से। सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं, डी ओमेगा से। तो ये पूरा जो है हम लोग का डी ए कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको जो है डी ओमेगा इसका इसको मानते हैं, ठोस एंगल को डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब देखिए पूरे तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये तो उस एरिया से हो गया, ये छोटा सा एरिया से। अब देखिए ये पूरा फ्लक्स से जो है पूरा कितना विद्युत फ्लक्स जो है इस एरिया से गुजरेगा वो निकालना है। तो पूरे तल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का क्या हो जाएगा 1/4πε0 तो ये रहेगा और ये सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा डी ओमेगा का सरफेस इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे तो 1 q/4πε0, ये q/4πε0 यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रह जाएगा q/4πε0, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा q/4πε0 रह जाएगा और ये सरफेस इंटीग्रल डी ओमेगा हो जाएगा। तो q/4πε0 को रहने दीजिए और ठोस कोण का पूरा ठोस कोण का जो वैल्यू होता है, पूरा ठोस कोण का वैल्यू कितना होता है 4π होता है। पूरा ठोस कोण का जब हम लोग वैल्यू लिखते हैं, जैसे मान लीजिए वृत्त का पूरा लिखते हैं तो 360 होता है, 360 होता है मतलब 2π होता है। और लेकिन जब ठोस कोण के साथ बोलते हैं, ठोस कोण मतलब मान लीजिए कोई फुटबॉल है, वो चारों बगल से पैक रहता है, ठीक है। तो उस टाइप के कोण, उस टाइप में जो है कोण जो बनता है उसको ठोस कोण बोलते हैं। ठोस कोण का वैल्यू कितना होता है 4π होता है। तो 4π यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका वैल्यू 4π। तो q/4πε0 इंटू 4π, 4π कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा q/ε0 हो गया। अब हमको डी ओमेगा, अब डी ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, जैसे वृत्त का 2π होता है तो ये ठोस कोण का जो है ठोस कोण जो होता है उसका वैल्यू होता है 4π। तो यहाँ पे हम लोग 4π पुट करेंगे तो 4π कैंसिल हो जाएगा तो q/ε0 आ जाएगा। अब q/ε0 ये हो गया। तो अब मान लीजिए q किसका है, q1 q2 इस तरह बहुत सारा जो है आवेश का ये q है। तो इसका भी हम लोग यहाँ क्या करना पड़ेगा, इसका लेना पड़ेगा सिग्मा से, हम इसको डिनोट करते हैं। बहुत सारे आवेश को जब हम एक फॉर्म में लिखते हैं तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो 1/ε0 सिग्मा q हो जाएगा।
तो यही हो गया हम लोग का गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या था हम लोग का कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स मतलब यहाँ पे साई कितना, साई का वैल्यू ही ये आया है ना, कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है 1/ε0 इंटू क्यू के, यहाँ पे है ना विद्युत फ्लक्स तल के भीतर उपस्थित कुल आवेश क्या हो गया सिग्मा क्यू का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रूव्ड हो गया कि साई इक्वल्स टू प्रूव्ड हो गया हम लोग का 1/4πε0 सिग्मा क्यू। यही हम लोग को गॉस थ्योरम से प्रूव्ड करना था। तो आज हम लोग का गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया और ये जो है 5 नंबर में पूछ लेता है। तो गॉस थ्योरम आपका कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।